चित्रा जी निमंत्रण पत्र के हर अक्षर को अपनी नजरों से आंकती, उनमें अंतर्निहित भाव को सहलाने लगी। कई बार पढ़े पत्र, सोचा विवाह में इकट्ठे लोग पूछेंगे मैं कौन हूँ, क्या रिश्ता है शालिग्राम जी से मेरा, क्या जवाब दूंगी मैं, क्या जवाब देंगे शालिग्राम जी। दोनों के बीच बने संबंध को मैंने कभी मानस पर उतारा भी नहीं। नाम तो देना दूर की बात थी। बार बार फटकारने के बाद भी वह अनजान, अबोल और बेनाम रिश्ता चित्रा जी को जाना पहचाना और बेहद आत्मीय लगने लगा था। कभी कभी उसके बड़े भोलेपन से भयभीत अवश्य हो जाती थी और तब उस रिश्ते के नामकरण के लिए मानो अपने शब्द भंडार में इकट्ठे हजारों शब्द को खंगाल जाती। नहीं मिला था नाम, और जब नाम मिला ही नहीं तो पुकारे कैसे। इसलिए सच तो यही था कि उन्होंने कभी उस रिश्ते को आवाज नहीं दी। रिश्ते के जन्म और अपनी जिंदगी के रुक जाने पर भी नहीं, जिंदगी के पुनः चलित होकर दौड़ भाग में भी नहीं। पर शालिग्राम जी को कभी स्मरण नहीं किया। पर हाँ, शालिग्राम जी ने बेनाम रिश्ते को याद रखने की पहल की थी। बहुत सोच विचार करने के बाद चित्रा जी ने भोपाल जाना तय कर लिया। बहुत दूर जाना था, बस और फिर ट्रेन की यात्रा करनी थी, वो अभी गर्मी में। शालिग्राम जी ने दूरभाष पर ही विश्वास दिलाया था आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेहमानों को ठहरने की व्यवस्था करते समय भी हमने मौसम का पूरा ध्यान रखा है। मैं समझता हूँ हमारे मेहमानों को कोई कष्ट नहीं होगा, और आप तो खास मेहमान हैं। चित्रा जी कुछ नहीं बोली। उन्होंने जब जाने का निश्चय कर ही लिया था तो कष्ट और आराम का क्या। शिमला बस स्टैंड पर वॉल्वो बस में बैठ गई। मोबाइल की घंटी बजी। शालिग्राम जी का फोन था। उन्होंने कहा, आपकी बस दिल्ली बस अड्डे पर रुकते ही हमारा एक आदमी मिलेगा। उसका नाम राकेश है। उसके पास आपकी रेल की टिकट होगी। चित्रा जी ने कुछ नहीं कहा, इतना भी नहीं कि मैंने टिकट ले रखी है। और वैसे ही हुआ। उनकी बस रुकते ही एक व्यक्ति अंदर घुसा। उसकी खोजी नजर ने चित्रा जी को पहचान लिया। उनकी अटैची नीचे उतार कर बोला, आपके पास यदि कोई टिकट है तो मुझे दे दीजिए, मैं उसे कैंसिल करवा दूंगा। एसी द्वितीय श्रेणी की या टिकट रख लीजिए। ट्रेन शाम को निजामुद्दीन स्टेशन से जाती है। मैं आपको लेने आ जाऊंगा। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। चित्रा जी ने उस व्यक्ति को स्लीपर क्लास की टिकट दे दी। वे 3 व्हीलर में बैठकर गोल मार्केट स्थित अपनी एक सहेली के क्वार्टर में चली गईं। शाम को सब कुछ वैसा ही घटा जैसे राकेश ने बताया था। सुबह सुबह गाड़ी के भोपाल जंक्शन पर रुकते ही एक नौजवान उसकी सीट तक आ गया और उनके पैर छूकर बोला, मैं दीपक हूँ। मेरे पिता का नाम शालिग्राम कश्यप है। चित्रा जी ने खुश रहने का आशीष दिया और उसके पीछे चल पड़ी। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। रोड पर भीड़ के कारण कभी कभी उसका हॉर्न बजता और अंदर पूरी शांति बनी रही। कोई कुछ नहीं बोला। चित्रा जी उस नौजवान लड़के से बातें करना चाहती थी, पर शुरुआत कैसे करे। उस घर की चौहद्दी, आबादी, संस्कार और स्थितियां कुछ भी तो नहीं जानती थी। भोपाल शहर के बारे में पूछने ही जा रही थी कि दीपक बोल पड़ा, मैं आपको आंटी कहूँ? तो आंटी, बारात आज शाम को आ रही है। लोकल बारात है, इसलिए समय से आ जाएगी। मैंने सुना कि आप कल ही लौट रही हैं। आपके पास समय बहुत कम है। पिताजी ने कहा है कि आप भोपाल शहर पहली बार आ रही हैं, इसलिए भोपाल भी तो देखना चाहेंगी। बड़ा सुंदर शहर है हमारा। आप जल्दी से तैयार हो जाएं, आपको मेरा मौसेरा भाई घुमाने ले जाएगा। मन तो उस व्यक्ति के प्रति आभार प्रकट करने का बन रहा था,
उनकी इतनी चिंता करने वाले नौजवान को शाबाशी भी दी जा सकती थी, पर वे कुछ नहीं बोली। दीपक बोला, मेरे पिताजी बहुत प्रशंसा करते हैं, कहते हैं आप साक्षात देवी की अवतार हैं, पर पता नहीं क्यों न आप कभी भोपाल आए न हमें शिमला बुलाया। कुछ देर पहले ही आपके बारे में बताया, आपसे मिलने की चाहत पनप आई, इसलिए कई काम छोड़कर स्वयं स्टेशन आ गया। चित्रा जी कुछ बोलने के लिए जीवा पर सब सजाने लगी कि ड्राइवर ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया। गाड़ी किसी गेस्ट हाउस के सामने रुकी। गाड़ी से उसका सामान निकालकर दीपक आगे बढ़ा। वे पीछे पीछे उन्हें अंदर तक पहुंचाकर बोला, आंटी आप यहाँ नहा धो ले, नाश्ता घर पर ही करना है, फिर आप भोपाल दर्शन के लिए निकलेंगे। दोपहर का भोजन भी घर पर ही है। भोजन के बाद फिर यहाँ आराम करिएगा, शाम को तो शादी ही है। चित्रा जी कुछ नहीं बोली। दीपक के कमरे से निकलकर वह औ से पीछे गई। पीछे लौट कमरे की सिटकिनी बंद कर बिस्तर पर बैठ गई। सोचने लगी, दीपक कितना लायक लड़का है। 19-20 वर्ष का होगा, इतना जिम्मेदार और पितृभक्त। समाज नाहक परेशान है कि युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। मेरे साथ थोड़ी देर गुजारकर इस युवा ने मेरे मन में जगह बना ली, पर श्रेय तो इसके पिता को ही जाता है, शालिग्राम जी को। उनका ध्यान आते ही चित्रा जी उठ बैठी, अपना ध्यान बांटने के लिए तैयार होने लगी। चित्रा जी के नहा धोकर तैयार होते ही नरेश आ गया था। उन्हें नाश्ते के लिए ले जाते हुए पूछा, आप दीपक की बुआ जी हैं? उसकी 2 बुआ जी से मिल चुका हूं, आपसे पहली बार मिला। दीपक का मैं मित्र हूं। शालिग्राम जी शीघ्रता से गेट पर पहुंचे। उन्होंने चित्रा जी का अभिवादन किया। नरेश ने कहा, घुमा लाया आंटी को भोपाल, इन्हें 3 ताल अच्छे लगे। नरेश इतना नहीं कहता तो शायद चित्रा जी सामने खड़े व्यक्ति को पहचान भी नहीं पाती। कुछ दरक गया था चित्रा जी के अंदर। उन्होंने अपने को संभाला, हाथ जोड़कर उनके अभिवादन का उत्तर देते हुए चेहरे पर भी मुस्कान थी। नाश्ता का इंतजाम फ्लैट के बाहर वाले हिस्से में किया गया था। कुछ लोग नाश्ता समाप्त कर चुके थे, कुछ का जारी था, कुछ आने वाले थे। शालिग्राम जी चित्रा जी को लेकर नाश्ते के स्थान पर पहुंचने में 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, पर वहां उपस्थित नाश्ता कर रहे मेहमानों के प्लेट में बड़े स्वादिष्ट व्यंजनों में मानो एक विशेष व्यंजन आ टपका। ये कौन है? प्रश्न पसरा। इन्हें तो पहले कभी नहीं देखा। स्वाद लेने लगे लोग। आपस में प्रश्नों का आदान प्रदान हो रहा था। उत्तर किसी के पास नहीं थी। शालिग्राम जी की पत्नी माला भी आ गई। रिश्तेदारों से नाश्ते का स्वाद पूछती और लेने का आग्रह करती। आगे बढ़ रही थी, किसी ने पूछ लिया, वे कौन है? कोटा की साड़ी में बहुत सी सुंदर महिला। माला ने इधर उधर आंखें दौड़ाई, दूसरे स्वर में दाबकर ही कहा, वही जो शालिग्राम जी के साथ हैं। उन्हें शालिग्राम जी ने स्वयं अपने हाथों से प्लेट लगा कर दी है। देखिए, ठीक ही तो कहा था सबने। माला ने भी यही देखा। चाय का प्याला लिए खड़े थे शालिग्राम जी। सौम्य आकृति, लगभग उसी की हम उम्र, बड़े सलीके से नाश्ता कर रही। कौन है यह महिला? शालिग्राम जी ने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया। आमंत्रण भेजने वाली सूची में भी माला ने पढ़ी थी, किसी अनजान महिला का नाम नहीं था। फिर कौन है यह? प्रश्न तो अनेक थे, पर वह अवसर नहीं था पति से प्रश्न पूछने का, जबकि अधिकांश मेहमानों के बीच यही प्रश्न बॉल के भांति दिन भर उछलता उसकी पाली में भी आता रहा। रीति रिवाज, रस्म, अदायगी सब एक दूसरे से पूछते रहे। दोपहर के लंच के समय भी चित्रा जी आ गई थी।
शालिग्राम जी की एक साली उनके पास आ गई। पूछा, आप कहाँ से आई हैं? दूसरा प्रश्न पूछने ही वाली थी, आप मेरे जीजाजी को कैसे जानती हैं? इस बीच स्वयं जीजाजी उपस्थित हो गए। उन्होंने अपने साली को किसी और विशेष मेहमान की खातिरदारी में लगा दिया था। गेस्ट हाउस में आराम करते हुए चित्रा जी का मन कई मसलों में उलझ गया था। बहुत दिनों बाद 25 वर्ष पूर्व घटी घटना संपूर्ण दृश्य नजरों के सामने रूढ़ हो गया था। शिमला से गाड़ी में पति पत्नी और दोनों बच्चों को कुल्लू मनाली के लिए प्रस्थान। थोड़ी दूर पर जाते ही गाड़ी खड्डे में गिर जाना, पति के सिर में चोट आना, उनका होश नहीं लौटना, डॉक्टर से बातचीत, बेहाल बेहोश चित्रा जी के सामने डॉक्टर की एक मांग पर शीघ्रता से विचार करने का आग्रह, अकेली खड़ी चित्रा जी, दो नन्हे बच्चे माँ से चिपके, अपना पराया कोई साथ न था। निर्णय लेना था चित्रा जी को, सब कुछ चला गया था, जो बचा था उसकी मांग थी। चित्रा जी ने वह वस्तु देना स्वीकार कर लिया जो उनकी थी। डॉक्टर का सुझाव और मृत्यु के करीब गया व्यक्ति जीवित हो गया। इस मृत्यु में जीवित था सब दृश्य। कभी कभी जीवंत हो जाता, पर चित्रा जी ने दृढ़ निश्चय कर उन यादों को नजर के सामने हटा दिया था। शुभ का अवसर था, जो बीत गई वह बात गई। कविता वे क्लास से पढ़ाती आई हैं। लड़की का विवाह है, उसके लिए शुभ सोचना, अवसर और समय की वही मांग थी। बारात दरवाजे लगी। स्वागत में खड़े स्त्री पुरुष तिरछी नजरों से चित्रा जी की ओर औसे देखते रहे। प्रश्न वही, कौन है यह? क्या रिश्ता है शालिग्राम जी से? शालिग्राम जी ने द्वार पर ही अपने समधी से चित्रा जी का परिचय कराया था। उनकी दो सालियां अपने पतियों के साथ वहीं खड़ी थी, उनका परिचय नहीं करवाया, और यह खबर उस भीड़ में भरे स्थल पर भी आसानी से यात्रा कर गई, सबको मिलाई। बाराती और घराती के भोजनापरांत विवाह के रस्म पूरे किए जाने लगे। शालिग्राम जी को पंडित जी द्वारा मंडप पर कन्यादान के लिए बुलाया गया। मंडप पर बैठने के पूर्व उन्होंने चारों ओर निगाहें, उनकी दृष्टि के सम्मुख वह चेहरा नहीं आया जिसकी उन्हें खोज थी। उनके आसपास मंडप पर बैठी उनकी बहनों और सालियों ने भाप लिया था। 2-3 एक साथ बोल पड़ी, वहाँ है आपकी मेहमान। देखा माला ने भी, मानो खींचकर बोली, आप बैठ जाइए, मंचित लगाकर कन्यादान करिए, इसी काम के लिए मेहमान और सारा इंतजाम है, बैठिए। शालिग्राम जी ने ऊंची आवाज में कहा, चित्रा जी आप इधर आइए, मंडप पर बैठिए, मेरी बेटी को आपका विशेष आशीर्वाद चाहिए। चित्रा जी अंदर से हिल गई, ऊपर से उपस्थित जनों की निगाहों के तीरों से बिंद गई। वे परेशान तो थी ही, अपने स्थान पर खड़ी होकर बोली, आप लोग शुभ कार्य के लिए वहां उपस्थित हुए हैं, बेटी का कन्यादान करिए, मुझे यहीं बैठना है, मैं विधवा हूं, मेरा सुहाग नहीं है। समाज ऐसी महिला को किसी सौभाग्यकांक्षिनी को सुहाग देने के लिए मनाही करता है। मैं दिल से आपकी बेटी का शुभ चाहती हूँ, इसलिए दूर बैठे, आप अपना पुनीत काम पूरा कीजिए, मेरी चिंता छोड़ दें। वे बैठ गई। मैं नहीं मानता ऐसे समाज के विधान को। मेरे परिवार के लिए, मेरी बेटी के लिए आपसे बढ़कर कोई शुभ नहीं हो सकता। आपके कृपा के बिना तो न मैं होता न मेरी बेटी। आप मेरी प्रार्थना मानकर मेरी बेटी का कन्यादान करिए। फिर तो पंडित जी भी परेशान हो गए, बोले, शालिग्राम जी आपकी मेहमान महिला ठीक कह रही हैं, आप कन्यादान करिए, अपनी पत्नी को साथ बैठाइए। मंडप पर बैठी सभी महिलाएं सुहागन ही हैं। शालिग्राम जी बिफर पड़े,
आप सब आज सुबह से ही चित्रा जी का परिचय जानने के लिए परेशान हैं। आपके बीच तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। कार्य व्यवस्था के कारण मैं आपके प्रश्नों के बानों से बीनता रहा। जब तक मैं उसका परिचय न दे दूं, आप सबों का ध्यान भी विवाह के रस्म रिवाजों पर केंद्रित नहीं होगा। और जो कुछ शालिग्राम जी ने सुनाया, सुनकर वहां बैठे उपस्थित लोगों के प्रश्न तो चुके ही, वे सब चित्रा जी के प्रति नतमस्तक हो गए। वे अवाक रह गए। जिस वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में चित्रा जी के पति घायल हो गए, उनके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। जिस अस्पताल में उन्हें लाया गया, उसी के एक कमरे में मैं ऑपरेशन बेड पर लेटा था। मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया था। चिकित्सकों ने निर्णय लिया था किसी का धड़कता दिल मिलने पर प्रत्यारोपण हो सकता है। आंख दान, किडनी दान जैसे अंग दान की बात सुनी गई थी। देहदान भी होने लगा था, पर हृदय दान तो तभी हो जब वह धड़कता हो, और जब तक दिल धड़कता है आदमी जिंदा है। भला जीवित का हृदय कोई क्यों दान करे? चित्रा जी के पति का दिल धड़क रहा था। मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया था। डॉक्टर शर्मा ने इनसे अनुरोध किया, आपके पति तो अब नहीं बच सकते, पर आपकी सहमति हो तो इनका दिल किसी और के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। वह जिंदा हो सकता है। सुझाव सुनकर चित्रा जी पर क्या बीती मुझे नहीं मालूम, और किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की कि नहीं मालूम मुझे। चित्रा जी ने अनुमति दे दी थी। मेरा दिल पिछले 25 वर्षों से धड़क रहा है। यह मेरा नहीं, इनके पति का दिल है। 25 वर्षों में इन्होंने एक बार भी एहसान नहीं जताया। इन्होंने तो मुझे तब भी नहीं जाना न देखा, मैंने भी नहीं। इन्होंने तो मुझे तब भी नहीं जाना न देखा था, मैंने भी नहीं। इन्होंने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, पर मैं बहुत बेचैन था। जीवन देने वाले के प्रति आभार भी नहीं प्रकट कर सका। 2 वर्ष पूर्व इनके शहर में गया। डॉक्टर शर्मा जी मिल गए। मेरा दुर्भाग्य कि इनसे तब भी भेंट नहीं हो पाया। डॉक्टर शर्मा से इनका मोबाइल नंबर मिल गया। फोन पर भी इन्हें मैंने अपना परिचय दिया, मनुहार पत्र भेजा। बहुत आग्रह करने पर ये मेरी बेटी का विवाह पर आई हैं। मैंने भी इनको आज सुबह ही पहली बार देखा है। अब आप ही सोचिए पंडित जी, हमारे परिवार के लिए इनसे बढ़कर शुभ कौन विवाह और मेरे बच्चे के होने के पीछे भी यही तो है। मैं हूं तभी तो सब है। कन्यादान के रस्म के समय तो सबकी आंखें भरती हैं। शालिग्राम जी ने तो कन्यादान के पूर्व ही उपस्थित सभी का आंखों में पानी भर दिया था। माला मंडप पर से उठी, सीधे चित्रा जी के पास पहुंची, पैर छूकर आशीष लिए और हाथ पकड़कर मंडप ले आई। महिलाओं के झुंड ने आंसू पोंछकर प्रारंभ किया। शुभ हो, आज मंगल का दिन है। शुभ हो, शुभ बोलू अम्मा। हो, आज मंगल का दिन है। शुभ हो, शुभ बोलू अम्मा। शुभ बोलू पापा। शुभ नगरी के लोग सब शुभ हो शुभ। रिश्ते को नामकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी। अनेक रिश्तों से भरा था प्रांगण, पर सबसे ऊंचा हो गया था शालिग्राम और चित्रा जी का रिश्ता। रिश्ता था तो क्या,